नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा कह सकते हैं कि जो थानेश्वर का वर्धन वंश है उसके ऊपर हमारा जो है वो आज का सेशन आधारित है। आज हम थानेश्वर के वर्धन वंश के ऊपर जो है वो बात करेंगे और थानेश्वर के वर्धन वंश के ऊपर जो हमारी बातें हैं वो होंगी। तो हम आज थानेश्वर के वर्धन वंश के ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे थानेश्वर के जो वर्धन वंश है उनके बारे में हमें क्या क्या जानकारियां जो है वो देखने को मिल जाती है, तो हम उनके ऊपर जो है वो अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे थानेश्वर के वर्धन वंश। यहाँ पे आज का जो हमारा हेडिंग है थानेश्वर का वर्धन वंश। थानेश्वर के वर्धन वंश के ऊपर जो है आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने त्रिपक्षीय संघर्ष के ऊपर जो है वह चर्चा कर ली है। जो हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष था उसके ऊपर जो है हमने चर्चा पहले से ही अपनी क्लास में कर रखी है। उसके बाद आपको बता दूं कि हम आगे की जो क्लास होगी उसमें हम त्रिपक्षीय संघर्ष के ऊपर हमने पहले से ही चर्चा कर रखी है। तो आप चाहें तो जो है उस क्लास को जो है वह देख सकते हैं। उस क्लास को जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद आप सभी को बता दूं कि जो हमारे थानेश्वर का वर्धन वंश है इसमें हमें इनके बारे में जो सारी बातें हैं वो देखने को मिल जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे इस वंश के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम उसके ऊपर जो है वो अपनी चर्चा कर लेंगे। तो जो हमें सबसे पहले इसकी महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलती है तो हम ये देखेंगे कि वर्धन वंश को जो है वो पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। यानी कि जो पुष्यभूति वंश है वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। जाता है। अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि आपसे पूछा जाए कि थानेश्वर का जो वर्धन वंश है उसके बारे में जो हमें जानकारी देखने को मिलती है वो क्या है, तो आप देखेंगे कि उसका हमें जो दूसरा नाम देखने को मिलता है वो पुष्यभूति वंश भी हमें देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो उदय हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। तो आपको सभी को बता दूं कि इस वंश का जो उदय हुआ है वो हरियाणा के थानेश्वर जिले में जो है वो हुआ है। यानी कि आप देखेंगे कि हरियाणा के थानेश्वर नामक स्थान पर इस वंश का यह वंश जो था वो स्थापित था। यानी कि जो थानेश्वर हमें देखने को मिलता है वहां पे यह वंश जो था वो स्थापित था। उसके बाद आप सभी को बता दूं कि इस वंश को हिंदुस्तान ने जो है वह कह सकते हैं कि फीसे जाति यानी कि आप देखेंगे वैश्य जाति के बारे में जो है वो बताया है। यानी कि वैश्य जाति जो है वो हमें इसके बारे में जो है वो देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो फीसे हैं यानी कि वैश्य इसको बताया गया है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि हेंग सांग ने इसको वेंग सांग ने इस वंश को फिसे फिसे यानी वैश्य वैश्य बताया है कि यहाँ इस वंश के जो शासक थे वो वैश्य थे। ऐसा वर्णन जो है हमें इनके बारे में जो है वह देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप सभी को बता दूं कि जो हमें इनके बारे में और जो जानकारी देखने को मिलती है वह यह है कि जो थानेश्वर के हमें वंश देखने को मिले हैं इनके जो हमें साक्ष्य देखने को मिले हैं। आपको बता दूं कि पुरातात्विक स्रोतों में अगर आपको बताऊं तो पुरातात्विक जो स्रोत हैं उसमें हमें अभिलेख एवं सिक्कों में जो है वो इनके बारे में जो है वो जानकारी देखने को मिलती है। यानी कि आप देखेंगे कि जो अभिलेख है और सिक्के हैं उनसे भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है और इस अभिलेखों और सिक्कों के आधार पे जो है हमें इस वंश का जो पहला शासक देखने को मिलता है वो नरवर्धन देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो नरवर्धन है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। साहित्यिक स्रोत
स्रोत के आधार पे आधार पर इस वंश का, यानी कि आप देखेंगे कि साहित्यिक स्रोत के आधार पे जो है वो इस वंश का जो हमें प्रथम शासक देखने को मिलता है, यानी कि इस वंश का जो हमें प्रथम शासक देखने को मिलता है, वंश का प्रथम शासक जो देखने को मिलता है, इसका जो हमें नाम देखने को मिलता है, यह हमें देखने को मिलता है नरवर्मन। जो नरवर्मन थे वह इस वंश के प्रथम शासक के रूप में हमें देखने को मिलता है। नरवर्मन जो थे इस वंश के प्रथम शासक हमें देखने को मिल जाते हैं। वो इनके स्रोतों और इनके अभिलेखों और सिक्कों के आधार पे जो है ये हम बातें जो है वो बता रहे हैं। कि आप देखेंगे कि इनके अभिलेखों और सिक्कों के आधार पे जो है वो हमें इनके बारे में जो है यह देखने को मिलता है कि जो नरवर्धन थे इस वंश के हमें प्रथम शासक के रूप में जो है वह देखने को मिल गए। उसके बाद आप सभी को बता दूं कि पुष्यवृत्ति वंश के बारे में जो है वो साहित्यिक स्रोत और विदेशी जो विवरण है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि वेंग सांग मात्वालिन जो है वो इसके बारे में जो है वो पूरी जो जानकारी है वो देती है। यानी कि साहित्यिक स्रोत तो हमें देखने को ही मिले हैं, लेकिन जो विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत है वह भी हमें देखने को मिला है इस वंश के बारे में। तो चलिए हम थोड़ी सी उसके ऊपर जो है वो चर्चा कर लेंगे। आप इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा। अगर हम साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करें तो जो हमें बाणभट्ट की रचना है जो हमें देखने को मिलती है, हर्षचरित्र, उसमें हमें इनके बारे में जो है वो पूरी तरीके से जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि उनके बारे में हमें पूरी तरीके की जो जानकारी है वह इसमें देखने को मिलती है। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। साहित्यिक साक्ष्य के बारे में अगर हम बात करें तो जो इस वंश के में साहित्यिक स्रोत देखने को मिलते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें हमें जो है हमें वो में ऐसा पहला वंश जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे जो साहित्यिक स्रोत हमें इसके देखने को मिलते हैं उसकी अगर हम बात करें तो पुष्यवृत्ति वंश के बारे में जो है वो हमें जानकारी जो देखने को मिलती है, तो उसमें हम देखेंगे जो हमें पहला है, यानी कि आप देखेंगे बाणभट्ट की रचना, बाणभट्ट की रचना बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र। और एक बात आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म का एक हमें महायान संप्रदाय का, यानी कि बौद्ध धर्म के जो महायान संप्रदाय है उसका जो एक हमें वर्णन देखने को मिलता है, तो उस संप्रदाय का एक हमें महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो देखने को मिलता है जिसका नाम है आल श्री मूल मंत्र। यानी कि आप देखेंगे आल मंजू श्री जो मूल कंप है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो आप इसको भी जो है वो नोट कर लीजिएगा कि बौद्ध धर्म महायान बौद्ध धर्म महायान, यानी कि बौद्ध धर्म जो महायान है उसका हमें एक ग्रंथ देखने को मिला है जिसका नाम है आर्य मूलकंप। यानी कि आप देखेंगे जो आर्य मंजू श्री मूलकंप तो आल मंजूश्री जो मूलकंप हमें देखने को मिलता है, तो इसमें हमें जो है वो हर्षवर्धन के बारे में जो है वो पूरी जानकारी, यानी कह सकते हैं कि वर्धन वंश के बारे में जो है वो हमें जानकारी के रूप में एक देखने को मिल जाता है। तो हमने इसके ऊपर जो है वो अपनी चर्चा कर ली है। एक बात और आपको बता दूं कि जो मूल हमें श्री देखने को मिलता है, यानी आर मंजू श्री मूलकंप जो हमें देखने को मिलता है, इसमें जो है वो कह सकते हैं हर्ष को जो है ह नाम से संबोधित किया गया है। तो आप इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा। इस ग्रंथ में हर्ष को ह नाम से संबोधित किया गया है। यानी कि जो हर्ष है इनको इस नाम से जो है हर नाम से जो है वो संबोधित इस ग्रंथ में किया गया है।
तो ये तो बातें हमने एक प्रारंभिक बातें थी, इनके स्रोत के बारे में देखा, इनकी जो राजधानी थी इस या कौन सी जगह पे स्थित है, हमने उनके बारे में जो है वो सारी बातें देखी। अब हम जो है हम उसके आगे की जो है वो चर्चा करेंगे, यानी कि अब हम इस वंश के जो हमें शासक देखने को मिले हैं उनके बारे में जो है वो हम अपनी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वंश के जो हमें शासक देखने को मिले हैं इनका जो हमें नाम देखने को मिला है, इस वंश के शासक है जो प्रथम में शासक देखने को मिले हैं इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो है प्रभाकर वर्धन, यानी कि प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, जो प्रभाकर वर्धन है वो इस वंश के हमें प्रथम शासक के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इनके जो हमें उपाधि देखने को मिलती है वो क्या क्या देखने को मिलती है, तो हम थोड़ा सा उसके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे, यानी कि इनकी उपाधि, इनकी जो उपाधि हमें देखने को मिलती है, हमें इनकी लगभग दो उपाधियां जो है वह देखने को मिलती है। पहली है सिंधुराज, सिंधुराज। जब इन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त की थी तब इन्होंने अपना जो उपाधि है वह सिंधुराज रखा था, यानी कि सिंधुराज इन्होंने पहला जो उपाधि है वो रखा था। और जो दूसरा है वह इनका गुर्जर, गुर्जर प्रजागर का, इनकी हमें यह उपाधि जो है वह देखने को मिल जाती है। मुख्यतः हमें इनकी दो उपाधियां जो है वह देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इनके कह सकते हैं कि इनकी जो हमें एक और उपाधियां देखने को मिलती है। आपको बता दूं कि वर्धन वंश का यह प्रथम शासक था जिसने राजाधिराज की जो है वो उपाधि धारण की थी। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा कि राजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम शासक था। राजा धीराज उपाधि, उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम शासक, यह प्रथम शासक था वर्धन वंश का। शासक, शासक था, आपको बता दूं कि ये प्रथम शासक था वर्धन वंश का, ना कि किसी और वंश का। ऐसा नहीं कह सकते, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्धन वंश, वर्धन वंश का। या हमें प्रथम शासक जो है वो देखने को मिल जाता है, यानी कि आप देखेंगे वर्धन वंश का ये प्रथम शासक था जिसने राजाधिराज की जो है वो उपाधि धारण की थी, यानी कि आप देखेंगे कि राजाधिराज की जो है उपाधि इसने जो है वह धारण करी थी। ऐसा वर्णन हमें इसके बारे में जो है वो देखने को मिल जाता है। एक बात और आपको बता दूं कि यह जो शासक था इसको प्रतापशील के नाम से जो है वो दूर दूर तक यह अपने इस नाम से जो है वो विख्यात था, यानी कि प्रतापशील जो इसका नाम हमें देखने को मिलता है इस नाम से यह दूर दूर तक विख्यात था। तो आप इसको भी जो है वो नोट कर लीजिएगा, यह प्रताप प्रतापशील के नाम से दूर दूर तक विख्यात था। क्या था, यानी कि आप देखेंगे कि यह प्रतापशील के नाम से हमें दूर दूर तक विख्यात देखने को मिलता है उस समय अपने राजवंश में। आपको बता दूं कि इसके दरबार में हमें दो ऐसे कह सकते हैं विद्वान देखने को मिलते हैं जो कि इसके राजवैद्य थे, इनके जो है वो राजवैद्य के रूप में है वो कार्य कर रहे थे। तो इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है इनके दरबार में, दरबार में रसायन, रसायन और एक हमें जो है रसायन, रसायन के बाद हमें जो है सुसेन, रसायन एवं सुसेन राजवैद्य, राजवैद्य देखने को मिल जाते हैं जो इनके राजवैद्य उस समय थे। यानी कि आप देखेंगे इनके जो है वो राजवैद्य के रूप में जो है इनके दरबार में जो है वो कार्य कर रहे थे। उसके बाद आपको बता दूं कि जो प्रभाकर वर्धन थे इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो देखने को मिलती हैं, तो हम देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो प्रभाकर वर्धन थे इनकी मृत्यु के बाद जो इनकी पत्नी थी यशोमती, उन्होंने जो है वो सती होकर के जो है वो अपने प्राणों को जो है वो त्यागा था। ऐसा वर्णन हमें इनके पत्नी के बारे में जो है वह देखने को मिल जाता है।
आपको बता दूं कि राजवर्धन और हर्षवर्धन, कृष्ण और राजश्री जो थे वो इनके जो है वो संतान के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारा जो अब जो हमारा क्लास होगा वो इन्हीं के ऊपर जो है वो आधारित रहेगा। तो आपको इस बात को नोट रखना है कि इनके बाद जो है, इनके पश्चात कह सकते हैं इनकी संतानों में जो हमें सबसे पहले जो संतान हमें देखने को मिलते हैं, इनका हमें नाम राजवर्धन, 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 हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, कृष्ण एवं राजश्री, राजश्री। अभी हमें जब हर्ष का जब हम हर्ष के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि जो राजश्री है एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जो राजश्री है वो एक हमें महत्वपूर्ण जो है वो कह सकते हैं कि एक रोल अदा करते हुए हमें देखने को मिलेंगे। तो हम इनके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। तो राजश्री जो थी वो इनके संतान थे, इनकी संतान थी। इनके संतान के रूप में जो है वो कार्य उस समय जो है वो मतलब कि इनके संतान जो थे वो हमें यही जो है वो तीन इनके संतान के रूप में देखने को मिल जाते हैं। हमें इनके संतान के रूप में जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप सभी को बता दूं कि और हमें जब इनके आगे हम देखते हैं तो हमें इनके बारे में ऐसा वर्णन जो है वो देखने को मिलता है कि जो राजश्री थी, इनका जो वैवाहिक संबंध था वो मैत्री वंश के एक शासक जो थे उनका नाम हमें देखने को मिलता है ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा के साथ जो राजश्री थी इनका विवाह हुआ था। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि राजश्री का विवाह, श्री का विवाह, विवाह मैखरी वंश, मौखरी वंश के शासक, मौखरी वंश के जो शासक थे इनके साथ जो है हुआ था। इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो गृहवर्मा देखने को मिलता है। गृहवर्मा जो थे वो इनके कह सकते हैं कि मैखरी वंश के हमें शासक के रूप में जो है वो देखने को मिल जाते हैं। यानी कि आप देखेंगे तो मैखरी वंश के जो शासक थे इन्हीं के साथ जो है वो इनका जो है वो वैवाहिक संबंध जो है स्थापित होता है। तो गृहवर्मा जो थे वो राजश्री के पति के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ये मैखरी वंश के शासक थे और इन्हीं के साथ जो है वह कह सकते हैं कि प्रभाकर वर्मा ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह इनके साथ किया गया था, किया था। अब आपको बता दूं कि यहीं से जो है वो हमें एक टर्निंग पॉइंट जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि हमें यहीं से जो है एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिलता है। इसमें हम देखेंगे कि जो गृहवर्मा थे इनकी मृत्यु जो है वो देवगुप्त नामक एक कह सकते हैं कि शासक ने जो है वो इनकी हत्या कर दी थी। तो आप इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा। काफी इंटरेस्टिंग बात है ये कि इनकी मृत्यु, यानी कि जो गृहवर्मा थे, वर्मा की मृत्यु मृत्यु गृहवर्मा की मृत्यु जो है वो देवगुप्त ने कर दिया था। गुप्त ने कर दिया, देवगुप्त ने कर दिया था। उसके बाद आपको बता दूं कि जो देवगुप्त था इसी ने राजश्री को जो है वो कन्नौज में ला करके जो है वो कारागृह में डाल दिया था। कारागृह में डालने के बाद आप देखेंगे कि जो प्रभाकर वर्मन थे इनके बाद जो है वो थानेश्वर का जो शासक बनता है वो हर्ष का जो बड़ा भाई था उसका जो हमें राजवर्धन देखने को नाम मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजवर्धन जो थे यह जो है वो शासक बनते हैं, राजवर्धन द्वितीय जो थे वो शासक बनते हैं। तो आप अब जो है थोड़ा सा इनके बारे में जो है हम यहाँ पे जो है वह चर्चा अपनी कर लेंगे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रभाकर वर्धन के बाद वर्धन के पश्चात पश्चात थानेश्वर का शासक, थानेश्वर का शासक जो है
वो हर्ष का बड़ा भाई, हर्ष का बड़ा भाई, भाई बड़ा भाई जो हमें राजवर्धन देखने को मिलता है, राजवर्धन द्वितीय, बड़ा भाई राजवर्धन शासक बनता है। जो है वो इनके बाद जो है वो शासक के रूप में जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे जो जो प्रभाकर वर्धन थे, इनके बाद जो है जो हर्ष का बड़ा भाई था, यानी कि जो प्रभाकर वर्धन के बाद जो हर्ष का बड़ा भाई राजवर्धन थे, राजवर्धन द्वितीय थे, वह इनके बाद जो है वह शासक के रूप में जो है वह शासन करते हैं। आपको बता दूं कि जो इनका जो टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है वो 605 ईस्वी देखने को मिलता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि 605 ईस्वी इनका जो है हमें टाइम पीरियड जो है वो देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है एक प्रारंभिक बातें जो है वह देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि जो प्रभाकर वर्मन थे, यानी कि आप देखेंगे जो प्रभाकर वर्मन है, इनकी जो है उपाधि देखने को मिलती है वो परम सौगात की उपाधि जो है वह धारण करते थे। यह यह परम सौगात की उपाधि धारण करते थे। जो परम सौगात की उपाधि है वह यह धारण करते थे। इनके बाद हमें ऐसा वर्णन जो है वो इनके बारे में देखने को मिल जाता है कि यह परम सौगात की जो है वो उपाधि को धारण करते थे। एक बात और आपको बता दूं कि यह बुद्ध के उपासक थे, यानी कि आप देखेंगे कि यह एक शांति प्रिय जो है हमें शासक के रूप में देखने को मिलते हैं। यह बुद्ध के उपासक थे। यह बुद्ध के उपासक थे। ये बुद्ध के उपासक थे। इन्होंने जो है कह सकते हैं कि जो देवगुप्त थे, देवगुप्त की हत्या जो है वो कर दी थी। लेकिन आप देखेंगे कि बंगाल के एक गौड़ शासक थे जिनका नाम हमें देखने को मिलता है सासांग। सासांग ने इनकी जब इन्होंने देवगुप्त की हत्या करी, उसके बाद जो है वो सासांग ने जो है वो इनकी हत्या कर दी थी। तो ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो इनके पश्चात जो है वो कह सकते हैं कि इनके पश्चात जो है वो हर शासक बनते हैं। तो जैसा कि मैं आपको एक समझाने के लिए अगर आपको बता दूं कि जो राजश्री थी, जैसा कि मान लीजिए राजश्री राजश्री है, इनका विवाह जो हुआ था वो हुआ था मैखरी वंश के शासक जो है ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। यानी कि आप समझ सकते हैं ग्रह के साथ हुआ था, ग्रह के साथ हुआ था। उसके बाद आपको बता दूं कि जो ग्रह थे इनकी जो है वो मृत्यु, इनकी जो है हत्या जो है इन पे आक्रमण करके एक देवगुप्त नामक शासक था, देव नामक शासक था, जिसने इनके ऊपर आक्रमण कर करके इनकी हत्या जो है वो कर दी। उसके बाद जब इनकी हत्या करी तो जो राजश्री थी, यानी कि जो राजश्री थी, इनको जो है इसने उठा करके इनके जो राजधानी थी कन्नौज पर इसने अधिकार कर लिया और कन्नौज पर जो है कन्नौज में इनको ले जाके कारागृह में जो है वो डाल दिया। यानी कि कारागृह में जो है वो इनको कैद कर दिया। उसके बाद जो है तो इधर इनकी जो है कह सकते हैं कि जो इनके पिता थे, राजश्री के जो पिता थे प्रभाकर वर्धन, वह जो है वो कह सकते हैं कि वो उसमें चल बसे थे। और उस समय जो है वो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन इतिहास में देखने को मिला है कि जो राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था, यानी बड़ा पुत्र होता था, वो शासक बनता था। आप देखेंगे कि जो हर्ष के बड़े भाई हमें देखने को मिलता है, जिनका नाम हमें देखने को मिलता है राजवर्धन द्वितीय, यानी कि कह सकते हैं राजवर्धन जो है वो शासक बनते हैं। तो जो राज शासक बनते हैं राजवर्धन, यानी कि यहाँ पे मैं वर्धन लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा, जो राजवर्धन थे यह शासक बनते हैं। तो यह मार देते हैं देवगुप्त को। देवगुप्त ने पहले इनको मारा था और इनको ला करके कन्नौज में जो है वो कह सकते हैं कारागृह में जो है वो बंद कर दिया था। अब वर्धन जो कह सकते हैं कि राजवर्धन थे, ये इन्होंने देवगुप्त को मार दिया था। देवगुप्त को मारने के बाद तो देवगुप्त का एक मित्र था, कह सकते हैं कि गौड़ का शासक था, जिसका नाम था सासांग, जिसने कह सकते हैं कि वो बौद्ध धर्म का जो है वो कट्टर था। उसने कह सकते हैं कि जो बौद्ध की एक कह सकते हैं जहाँ पे बौद्ध गया में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो उस जिस वट वृक्ष के नीचे या कह सकते हैं पीपल वृक्ष के नीचे जिन्होंने उनको ज्ञान प्राप्त हुई थी भगवान बुद्ध को, उसने जो है उस पेड़ को यानी कह सकते हैं उस वृक्ष को काट करके जो है वो गंगा में जो है वो बहा दिया था। तो ऐसा वर्णन हमें इसके बारे में देखने को मिलता है। तो अब आ जाता है इसमें एक शशांक।
शशांक शशांक जो था यह कह सकते हैं कि देवगुप्त का मित्र था। तो इसने जो है वो धोखे से वर्धन को यानी कि राजवर्धन को जो है वो मार डाला। जब राजवर्धन को मारा तो इसके बाद इनके बाद जो शासक बचते हैं वो है हमारे हर्ष, यानी कि जो हमें हर्षवर्धन देखने को मिलते हैं वो इनके बाद अब बच गए थे। तो वो जो है वो सबसे पहले क्या करते हैं कि अपनी जो सेना है वो ऐसा हमें हेंग सांग का वर्णन देखने को मिलता है कि हेंग सांग कहते हैं कि हर्ष को राजकाज में कोई भी मतलब दिलचस्पी नहीं थी, यानी कि वो राजकाज को जो है वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन कह सकते हैं कि मजबूरी के कारण जो है उन्होंने राजकाज को जो है उनकी भाई की जब हत्या हो गई थी उसके बाद उन्होंने इसको जो है वो अपनाने का जो है वो प्रयास किया। तो आप देखेंगे कि जो राजश्री है, अब इधर बची राजश्री और इधर शशांक को मार दिया हर्ष ने, यानी कि आप देखेंगे कि जो शशांक थे इन्होंने राजवर्धन को जो है वो मार दिया। अब इधर ये बचे, यानी कि अब जो गृहवर्धन थे ये भी गए, इनको तो पहले ही देवगुप्त ने मारा था, फिर देवगुप्त गया, देवगुप्त को कह सकते हैं कि राजवर्धन ने मारा। जब राजवर्धन ने इनको मारा तो शशांक जो था वो देवगुप्त का मित्र था, उसने इनके ऊपर चढ़ाई कर दी और इनको जो है वो मार दिया। तो ये कह सकते हैं कि एक आपको जो है वो समझने के लिए जो है वो थोड़ा सा आपको थोड़ी सी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो है इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपको यह बातें जो है वो समझ आए। उसके बाद आप देखेंगे कि जो फिर से अब आप देखेंगे थानेश्वर का जो हमें वर्धन वंश देखने को मिलता है, इसके नेक्स्ट शासक जो है वो हमें हर्ष देखने को मिलते हैं, यानी कि हर्ष जो है वो अब हमें इसके बाद जो है वो हमें देखने को मिल जाएंगे। यानी कि अब हम थोड़ी सी बात यहीं पे हर्ष के बारे में कर लेते हैं। तो जब हर्ष को पता चला कि उनके भाई की जो है वो हत्या हो गई है और उनकी बहन को जो है वो कारागृह में डाल दिया है, ऐसा कहा जाता है कि हमें वर्णन ऐसा देखने को मिलता है कि इनको जो है कैसे जो राजश्री थी इनको जो है विंध्याचल के जो जंगल थे उसमें इनको छोड़ दिया गया था, वो भाग गई थी वहां से कैसे भी करके, कारागृह से निकल के भाग गई थी। तो किसी बौद्ध भिक्षु, यानी कि आप देखेंगे बौद्ध भिक्षु का भी मैं आपको नाम बताऊंगा, जो बौद्ध भिक्षु हमें देखने को मिले हैं उन्होंने जो है वो इनको खोजने में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई थी। यानी कि आप देखेंगे उनको ढूंढने में जो है एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका उन्होंने निभाई थी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि शशांक को जो है वो हर्ष अपनी इतनी बड़ी सेना का जो है वो दो भाग करता है। एक भाग को जो है वह शशांक के ऊपर जो है वो आक्रमण करने के लिए भेजता है और उसको एक जगह पर रुकने के लिए कहता है, यानी कि कहता है कि आप चलिए, जब उनके राज्य से थोड़ी दूरी पर रह जाइएगा तो आप वहां पे रुक जाइएगा, वहां पे अपना शिविर डाल के रहिएगा और उसके बाद मैं जो है वो अपनी बहन को ढूंढने जा रहा हूँ। तो कोई बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम हमें देखने को मिलता है, अभी मैं आगे आपको नाम बताऊंगा उनका। तो जो बौद्ध भिक्षु थे उनसे उनको पता चला इनकी बहन जो है वो विंध्याचल के कह सकते हैं कि जंगलों में जंगलों में जो थी वो रह रही थी उस समय, मतलब भागी हुई थी। तो वहां पे जो है उन्होंने आश्रय ले रखा था। तो हर्ष जाते हैं, उनको ढूंढते हैं और उनको ढूंढने के बाद जो है वो फिर से अपने जाके जो सेना थी इन्होंने दो भाग की थी, तो ये पहले अपनी बहन को ढूंढने के लिए वो स्वयं जाते हैं। उसके बाद इन्होंने जो अपनी एक सेना की टुकड़ी शशांक के पास भेजी थी वहां पे जाके अपनी बहन को ढूंढने के बाद मिल जाते हैं और उसके बाद जो है वो शशांक के ऊपर जो है वो करते हैं आक्रमण। तो जब शशांक के ऊपर आक्रमण करते हैं तो उसके बाद जो शशांक की जो है वो कहानी हो जाती है खत्म। लेकिन जब इनकी बहन जो है वो विधवा हो चुकी थी, यानी कि जो राजश्री थी वो उस समय विधवा हो चुकी थी और हर्ष और राजश्री यही दो जो है वो हमें अब शासक जो है वो महत्वपूर्ण देखने को मिल जाते हैं। तो हर्ष का कोई भी कह सकते हैं हर्ष ने ऐसा कई बार ऐसा वर्णन हमें देखने को मिला है कई जगहों पे कि हर्ष ने एक ऐसा संकल्प लिया कि वह जीवन भर जो है वो विवाह नहीं करेगा और अपनी कोई कह सकते हैं उत्तराधिकारी या संतान जो है वह नहीं रखेगा। तो इसका जो है वो हमें देखने को मिलता है कि इसने जो है अब थानेश्वर से अपनी राजधानी को जो है वो हस्तांतरित कर करके कन्नौज में ला करके जो है वो बसा दिया था। यानी कि हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से उठा करके कन्नौज में ला करके जो है वो बसाने का कार्य किया था। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में ये थोड़ी सी जो बातें हैं वो देखने को मिल जाती हैं। तो हम एक बार जो है इसकी एक बार पुनः जो है इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको सारी बातें जो है वो स्पष्ट रूप से समझ आए। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की जो हमारी यानी कि आज का जो हमारा सेशन था, आज का जो हमारा क्लास है, यह हमारा थानेश्वर का जो वर्धन वंश है इसके ऊपर जो है वो आधारित है। यानी कि थानेश्वर के वर्धन वंश के ऊपर आज का जो हमारा क्लास था वो आधारित था और हमने इसके ऊपर जो है वो चर्चा करी थी। आपको बता दूं कि जो थानेश्वर का हमें वर्धन वंश देखने को मिलता है इसको जो है वो कई जगहों पर जो है साहित्यिक स्रोतों में कई जगहों पे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। यानी कि आप इसको पुष्यभूति वंश भी कह सकते हैं, पुष्यभूति वंश भी इसको कह सकते हैं। आपको बता दूं कि यह जो कह सकते हैं कि
थानेश्वर का जो था राज्य, ये हरियाणा में स्थित था। यानी कि आप देखें जो हरियाणा हमें देखने को मिलता है, आज आधुनिक हरियाणा देखते हैं तो वहाँ पे एक थानेश्वर नामक जगह हमें देखने को मिलता है। वहाँ पे जो है वो उसकी राजधानी थी और ये हरियाणा में जो है वो फैला हुआ राज्य था। उसके बाद आपको बता दूं कि हेंगसांग ने ऐसा वर्णन कहा है, ऐसा वर्णन दिया है अपनी पुस्तकों में। हेंगसांग ने हेंगसांग ने अपनी पुस्तक में ऐसा वर्णन दिया है कि जो इस वंश के शासक थे, यानी कि जो थानेश्वर के शासक थे, वह फीसे थे। फीसे का मतलब होता है वैश्य, यानी कि आप देखेंगे फीसे का जो हमें मतलब देखने को मिलता है वो होता है वैश्य। इन्होंने चीनी भाषा में इनको फीसे कहा है और इनका जो मतलब होता है वैश्य, यानी इन्होंने बताया है यह जो थे वो वैश्य जाति के थे, वैश्य जाति से जो है वो संबंधित यह वंश के शासक थे। एक बात और आपको बता दूं कि अगर हम साहित्यिक स्रोत के आधार पर देखें, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के आधार पर देखें, तो इस वंश का जो हमें प्रथम शासक देखने को मिलता है वह हमें नरवर्धन देखने को मिलता है। जो नरवर्धन है, नरवर्धन जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं, तो वह इस वंश के हमें प्रथम शासक के रूप में जो है वह देखने को मिल जाते हैं। एक बात और आपको बता दूं कि इस वंश को समझने के लिए हमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत जो है वो हमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हुए देखने को मिल जाते हैं। यानी कि यह हमें ऐसा वंश देखने को मिलता है जिसके बारे में अभिलेखीय साक्ष्य भी देखने को मिल जाते हैं और जो साहित्यिक साक्ष्य है वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं। और कह सकते हैं कि जो चीनी यात्री हैं, यानी कि आप देखेंगे जो चीनी यात्री हैं जैसे कि हेंगसांग होंगे, मात्वा लीन होंगे, तो यह इनके दरबार में आते हैं और इनके बारे में ऐसा वर्णन जो है वो अपनी पुस्तक में जो है वो करते हैं। इनके पुस्तकों से भी हमें इनके बारे में जो है वो महत्वपूर्ण बातें जो है वो पता चल जाती है। आपको बता दूं कि साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो बाण भट्ट की एक रचना हमें देखने को मिलती है जिसका नाम है हर्षचरित। यानी कि आपको इस किताब का जो है, कुछ किताबें ऐसी हैं जो आपको याद कर लेनी चाहिए जो कि आपको एसेंट हिस्ट्री में काफी मदद करती हैं। तो मैं एक दिन आपको सारी किताबों के जो नाम है या कह सकते हैं कि किसने लिखी हैं, कौन सी किताबें हैं, तो आपको एक बार मैं उसका जो है नाम आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपनी किसी नेक्स्ट क्लास में, एक सेशन रख के आपको उसके बारे में जो है वो बता दूंगा। तो आप देखेंगे कि जो हर्षचरित्र है इसमें जो है बाण भट्ट का हर्षचरित्र है, इसमें ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है। एक बात और आपको बता दो, ये जो बाण भट्ट की हर्षचरित्र है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर्ष की अपनी बहन राजश्री को ढूंढने और उनके पाने तक का जो है यानी कि यह हमें जो प्रारंभ होता है इस कह सकते हैं कि बाण भट्ट के हर्षचरित का, यानी कि हर्षचरित का जो हमें प्रारंभ देखने को मिलता है वो इनकी बहन जो राजश्री है उनकी खोज और उनको पा जाने के बाद जो है वो यह पुस्तक जो है वो समाप्त हो जाती है। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। एक हमें हर्षचरित्र देखने को मिलता है और एक हमें बौद्ध धर्म का महायान, यानी कि आप देखेंगे बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय है इसकी एक हमें पुस्तक देखने को मिलती है जिसका नाम है आर्य मंजूश्री मूलकंप। यानी कि आप देखें आर्य मंजूश्री जो है मूलकंप, यह हमें एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो है वो पुस्तक देखने को मिलती है जो कि वर्धन वंश के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में वो हमें अवगत कराती है। तो फिर ये तो रही बात, हमने इसके स्रोत के बारे में बता दिया। अब आपको एक बात और आपको बता दो कि आर्य मूल मंजूश्री में जो हमें आर्य मंजूश्री मूलकंप में हमें जो हर्ष है इनका जो हमें उच्चारण देखने को मिलता है, इनके शब्दों का, इनके नाम का जो हमें वर्णन देखने को मिलता है वह सिर्फ ह शब्द से हुई है। यानी कि आप देखेंगे कि इसमें हमें पूर्णतः ह शब्द का जो है वो प्रयोग देखने को मिलता है हर्ष के लिए। हर्ष के लिए सिर्फ ह शब्द का जो है वो प्रयोग इसमें किया गया है। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। तो ये तो बात रही हमने इसके प्रारंभिक बातें, जो इनके बारे में वर्णन के बारे में हमने बात करी, वर्णन किस प्रकार से वर्णन, क्या क्या इनके महत्वपूर्ण बातें थी उसके ऊपर हमने चर्चा करी। अब हम आगे अब हम इस वंश के जो प्रथम शासक हैं और उनके बाद जो है वो श्रृंखला चली जाती है, हम उसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी चर्चा अपने करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रभाकर वर्धन है, इनकी जो हमें इस वंश के हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है कि इस वंश के हमें साहित्यिक स्रोत में ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि इस वंश के जो हमें प्रथम शासक देखने को मिलते हैं वो नरवर्मन जो है वह देखने को मिलते हैं। यानी कि नरवर्मन जो थे इस वंश के हमें प्रथम शासक मिले हैं। लेकिन जहां से हमें साहित्यिक स्रोत या कह सकते हैं बातें जो है उनके बारे में पता चलती है, तो उसमें हमें सबसे पहले प्रभाकर वर्धन देखने को मिल जाते हैं। यानी कि जो प्रभाकर वर्धन है वो हमें पहले शासक देखने को मिल जाते हैं। तो हम इनके ऊपर जो है वो थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो प्रभाकर वर्धन है इनकी जो हमें उपाधि देखने को मिलती है यह है सिंधु राज की और गुर्जर प्रजागार। यानी कि आप देखेंगे कि जो सिंधु राज, जब इन्होंने सिंधु पर विजय जब प्राप्त की थी तब इन्होंने यह उपाधि धारण की थी, और गुर्जर प्रजार का यानी कि गुर्जरों को जब इन्होंने परास्त किया था तब इन्होंने ऐसा इस चीज की जो है वो उपाधि धरी थी। उसके बाद आपको बता दूं कि राजाधिराज की यह उपाधि धारण करने वाला हमें प्रथम वर्धन वंश का जो है वो शासक देखने को मिल जाता है।
इसने यह पहला ऐसा शासक इस वंश का था जिसने कि राजाधिराज की जो है वो उपाधि धारण करी थी। उसके बाद आपको बता दूं कि यह जो था प्रतापशील, यानी कि आप देखेंगे प्रतापशील जो है इसकी उपाधि है। इस नाम से यह दूर दूर तक जो है वो फेमस था, यानी कि आप देखेंगे ये अपने राज्य में तो इस नाम से फेमस था ही, लेकिन अगल बगल पड़ोस में और उस समय के जितने भी समकालीन जो राज्य थे उसमें भी यह इस नाम से जो है वह विख्यात था। आपको बता दो कि इसके दरबार में हमें दो ऐसे कह सकते हैं कि रचनाकार देखने को मिल जाते हैं, इनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। दो रचनाकार देखने को मिलते हैं। पहले जो रचनाकार हमें देखने को कह सकते हैं कि राजवैद्य जो है इनके दरबार में रहते थे, सॉरी माफ कीजिएगा, इनके दरबार में हमें दो ऐसे दरबारी देखने को मिलते हैं जिनका वर्णन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें इनके दरबार में रसायन और सुसेन नामक राजवैद्य जो थे वह निवास करते थे, जो कि इनके राज्य की राजवैद्य के रूप में जो है वह कार्य करते थे। उसके बाद आप देखेंगे कि इनके बाद जो है इनकी जब है मृत्यु हो जाती है, इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद आप देखेंगे इनकी मृत्यु के बाद जो है इनकी पत्नी जो है, इनकी पत्नी का जो हमें नाम देखने को मिलता है यशोमती। यशोमती जो है वो सती हो जाती हैं और उसके बाद उनकी जो है वो हत्या, यानी कि इनकी मृत्यु के बाद यशोमती जो इनकी पत्नी थी वो सती प्रथा के कारण सती प्रथा के चलते जो है वो अपनी प्राणों की जो है त्याग देते हैं। लेकिन उसके बाद आपको बता दूं इनके जो आगे के जो इनके पुत्र थे उत्तराधिकारी थे उनके बारे में हमें ऐसे 4 नामों का जो है वर्णन देखने को मिलता है। तो जो पहले हैं उनका नाम देखने को मिलता है राजवर्धन, उसके बाद हमारे हर्षवर्धन, उसके बाद जो हमारे कृष्ण है, कृष्ण के बाद जो है वो राजश्री, यानी कि राजकुमारी राजश्री जो है उनका वर्णन हमें देखने को मिल जाती है, वह इनकी संतान के रूप में जो है वो थी। हम देखेंगे कि जो राजश्री है इनका जो विवाह हमें देखने को मिलता है वो मैथिली वंश के शासक जो हमें कह सकते हैं कि ग्रहवर्मा है, मैथिली वंश के शासक जो ग्रहवर्मा थे वह इनके साथ जो है वो राजश्री का जो है वह विवाह हुआ था। लेकिन आपको बता दूं कि ग्रहवर्मा की जो मृत्यु है, ग्रहवर्मा की जो हत्या है वो देवगुप्त नामक एक शासक ने इनके ऊपर आक्रमण करके कर दिया, और जो राजश्री थी इनको जो है वह कह सकते हैं कि जो कनौज में इनको एक कारागार में जो है वह कैद कर दिया। उसके बाद आपको बता दूं इधर प्रभाकर वर्धन, यानी कि आप देखेंगे कि जो प्रभाकर वर्धन के जो पुत्र थे, प्रभाकर वर्धन के जो पुत्र थे उनके पश्चात जो है वह थानेश्वर के शासक जो बनते हैं तो वह थे राजवर्धन। राजवर्धन शासक बनते हैं तो इनको जब ये बात पता चलती है उनकी जो बहन है उनके कह सकते हैं उनकी जीजा को उनके जीजा को किसी ने मार दिया है और उनकी बहन को कारागार गृह में कैद कर दिया है, तो यह अपनी सेना लेकर जाते हैं तो देवगुप्त को, यानी कि जो जिसने इनके भाई को मारा था उनको जो है यह मार देते हैं। मारने के बाद जो है वो अपना सिविल लगा करके जो है वहां पे रह रहे होते हैं। लेकिन उसी समय जो देवगुप्त का एक मित्र हमें देखने को मिलता है वो बंगाल का गौड़ शासक देखने को मिलता है जिसका नाम हमें सासांक देखने को मिलता है। तो सासांक ने जो है वो इनके ऊपर आक्रमण कर दिया और इनको जो राजवर्धन द्वितीय थे इनको मार दिया। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो कह सकते हैं राजश्री है, ऐसा कहा जाता है कि बिंद के जंगलों में किसी तरह से कारागृह से निकल करके किसी ने इनकी मदद की थी और यह कारागृह से निकल के जंगलों में, यानी कि बिंद के जंगलों में जो है वह चली जाती है। उसके बाद वहां पे जब ये जाती है तो वहीं पे अपना कह सकते हैं कि छिप कर जो है वो जीवन यापन करने लग जाती है। इधर हर्ष जो था, हर्ष के बारे में अब देखेंगे कि प्रभाकर वर्धन के बाद जो है वो हर्ष जो है वो प्रभाकर वर्धन का जो है वो उत्तराधिकारी था। इसने जो है वो थानेश्वर की जो है वो राजधानी को संभाला, राज्य को संभाला, यानी कि ऐसा कई जगहों पे हमें वर्णन देखने को मिलता है। हम आगे की क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हर्ष को थोड़ी सी भी जो है वो रुचि नहीं थी राजकाज में, वह एक शांत जीवन जो है वो बिताना चाहता था। लेकिन उसके भाई जो थे राजवर्धन, इनकी मृत्यु के बाद जो है उसको मजबूरन जो है वो इस राज्य को जो है वो संभालना पड़ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि राजवर्धन की जो है वो हत्या हो जाती है। राजवर्धन जो था यह एक परम सौगात की उपाधि धारण करता था, एक सीधा साधा जो है वह शासक था। यह बुद्ध का उपासक था, यानी कि आप देखेंगे कि बुद्ध के उपासक थे तो इसका मतलब थे वो एकदम सीधा साधा जो जीवन था वो जीते थे। तब हर्ष जो है वो शासक बनते हैं और वह सासांग के ऊपर जो है वो आक्रमण करने के लिए अपनी सेना का जो है वो 2 भाग करते हैं, यानी कि अपनी सेना को जो है वो 2 भागों में बांटते हैं। तो एक भाग को जो है वह अपने सेनापति के नेतृत्व में जो है वो सासांग की ओर, यानी कि बंगाल की ओर कूच करने के लिए कहते हैं, और दूसरे सेना की छोटी सी टुकड़ी को लेकर के यह जो है वो अपनी बहन राजश्री को ढूंढने के लिए विंध्य जंगलों में जाते हैं। तो वहीं पे इनको कोई बुद्ध कह सकते हैं कि बुद्ध भिक्षु जो थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है वो आपकी बहन है, तो ये वहां पर जाते हैं और अपनी बहन को पाते हैं। उसके बाद बहन को पाने के बाद जो है
वो अपनी सेना को, जो जहाँ पे उन्होंने सेना को बांटा था वहीं पे जाके अपनी सेना से मिलते हैं, और सेना से मिलने के बाद जो है वो थानेश्वर पे कह सकते हैं कि सासांग को जो है वो हराते हैं। सासांग के बारे में मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा। सासांग एक कह सकते हैं कि दुराचारी जो था वो हमें शासक देखने को मिलता है। एक दुराचारी शासक था जो कि बौद्ध धर्म के लिए एक कट्टर कहा जाता है, यानी कि आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म के लिए एक कट्टर कहा जाता है। उसने जो कह सकते हैं कि एक पेड़ था, एक जो हमें पीपल का पेड़ देखने को मिलता है जो बोध गया में स्थित था, उसको उसने उखड़वा करके जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति की थी, उस पेड़ को जो है वो उखाड़ करके उसने नदी में जो है वो बहा दिया था। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है सासांग के बारे में। हम इसके बारे में कल भी अपनी चर्चा में, यानी कि आगे की जो क्लास होगी उसमें हम अपनी चर्चा करेंगे। तो हर्ष ने इस प्रकार से सासांग को जो है वो मार दिया। अब हर्ष और इनकी बहन जो राजश्री थी, यही शासन काल के लिए शासन की देख रेख के लिए बच जाते हैं। इधर इनकी जो बहन थी वो विधवा हो चुकी थी, और इधर इन्होंने अपना एक ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ऐसा प्रण लिया कि आज के बाद जो है वो अपनी कह सकते हैं कि यह अपनी संतान को जो है या अपना उत्तराधिकारी जो है वो नियुक्त नहीं करेंगे। तो हमें इनके बारे में ऐसा वर्णन जो है वह देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि हर्ष जो है वो अपनी जो राजधानी थानेश्वर में थी उसको कन्नौज में अपनी अपने बहन के राज्य में ला करके जो है वो स्थापित कर देते हैं, और यहीं पे जो है वो राज्यकाज करने लग जाते हैं। तो अब हमने आज की जो क्लास थी हमने इनके बारे में सारी बातें जो थी वो देखी। अब हम जो है आगे की क्लास जो होगी उसमें हम हर्षवर्धन के बारे में जो पूरी बातें हैं वो देखते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ की जो क्लास थी वो काफी बड़ी हो जाती, अगर मैं उसको भी बताऊंगा वो क्लास काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार से हमने आज हर्षवर्धन थानेश्वर के वर्धन वंश के बारे में एक प्रारंभिक बातें जो थी हमने हर्षवर्धन तक का जो है इतिहास देखा। अब हम हर्षवर्धन के बारे में जो कल की क्लास होगी उसमें हम सारी बातें करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर लें। अगर आपकी कोई भी डाउट्स हो, अगर आपके कोई भी डाउट्स इस क्लास से रिलेटेड हो तो आप जरूर से जरूर है उसको मुझे बताने का जो है वो प्रयास करें, तो मैं उसका जो है वो निवारण आप सभी के लिए कर सकूंगा। तो चलते हैं, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ जो है वो जरूर से जरूर शेयर कर लें। चलते हैं, जय हिंद।